हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर, जहां पर आपको मिल जाती है बीएससी एमएससी बीटेक नेट गेट जैम के लिए मैथमेटिक्स वीडियो की लेक्चर सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 4 मल्टीपल इंटीग्रेशन मल्टीवेरिएबल कैलकुलस की लेक्चर सीरीज में लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रल को चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक से। और चेंज ऑफ वेरिएबल में भी बेसिकली हम फोकस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स में, कन्वर्जन हम करना सीखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का पोलर कोऑर्डिनेट्स में। और फिर हम चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक लगाने के बाद उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों इसकी जरूरत पड़ती है वो आगे आपको लेक्चर में बताया जाएगा। फिर इसमें कुछ स्पेशल टाइप के एग्जांपल भी होते हैं जिसको हम यूवी की फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, वो भी डिस्कस होगा। और सॉल्यूशन ऑफ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं, लास्ट में आपको होम असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो डिस्कस करेंगे हम यूनिट 4 मल्टीपल इंटीग्रेशन का डबल इंटीग्रल में चेंज ऑफ वेरिएबल, जिसमें हम कार्टेशियन को पोलर में बदलेंगे। तो चेंज ऑफ वेरिएबल की क्या जरूरत पड़ती है वो बताएंगे, फिर आपको कैसे कन्वर्जन करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का इनटू पोलर कोऑर्डिनेट वो डिस्कस होगा। फिर उसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर स्पेशल एग्जांपल्स भी लेंगे जो कि यूवी की फॉर्म में आएंगे, जो कि यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। यूवी की फॉर्म के भी एग्जांपल्स में इसमें मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। लास्ट में होम असाइनमेंट दिया जाएगा। बात करते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल की क्या नीड होती है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की क्या नीड होती है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है उस फॉर्म में वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम उसमें क्या करते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की टेक्निक लगा के उसको इजी फॉर्म में लाके सॉल्व कर सकते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में कवर किया था। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो चेंज ऑफ ऑर्डर करने पर भी कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, लेकिन उसमें अगर हम वेरिएबल को चेंज कर दे, जैसे कि एक्स वाई वेरिएबल दिया है आपको, अगर उसको हम वेरिएबल में चेंज कर दे किसी दूसरे वेरिएबल में, तो वो इजी हो जाता है। तो ये भी डबल इंटीग्रल को सॉल्व करने की एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसमें हम वेरिएबल को चेंज करके कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है चेंज ऑफ वेरिएबल में कि व्हेन डबल इंटीग्रल प्रॉब्लम बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड इन द गिवन फॉर्म में डबल इंटीग्रल की प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड अगर हो जाए, देन वी यूज चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर हम उसको सॉल्व करने के लिए चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक लगाते हैं। पहली चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक लगेगी हमारी जब हम कार्टेशियन को पोलर में बदलते हैं। आप जानते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, जो भी आपके एक्स वाई की फॉर्म में कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। कर्व ट्रेसिंग में यूनिट 2 में आपने पढ़ा होगा। और जो आपके दूसरे कोऑर्डिनेट होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, उसको हम आर और थीटा की फॉर्म में बोलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट हमारे आर और थीटा की फॉर्म में होते हैं। तो हमें ने क्या करना है कि एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट है, उनको कन्वर्ट करना है आर और थीटा की फॉर्म में, और फिर हमें डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। कैसे करते हैं चलिए वो जान लेते हैं। यही मैंने लिखा है यहाँ पर कि कन्वर्जन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई इनटू पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा कैसे बदलते हैं वो समझो। मान लो आपको कोई इंटीग्रेशन दिया है डबल इंटीग्रल, जो कि एफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन करना है और डी एक्स डी वाई लिखा है, मतलब ये एक्स वाई की फॉर्म में दिया है। इसमें हमें चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक लगानी है, एक्स वाई को आर थीटा में बदलना है, फिर सॉल्व करना है। तो हमें क्या क्या पुट करना पड़ेगा, क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा पोलर में कन्वर्ट करने के लिए, उसको मैं आपको डायग्राम से बताता हूं। अगर आप P पॉइंट एक्स वाई है आपका कोई, मान लो ये P पॉइंट है और ये आपका कोई एक्स वाई पॉइंट है, तो ये P पॉइंट एक्स वाई कब बना होगा, इसने एक्स एक्सिस पर तो एक्स डिस्टेंस कवर की होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक्स होगी, और इसने वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर की होगी वो वाई डिस्टेंस कवर की होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो कार्टेशियन में ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट बन जाता है, P पॉइंट बन जाता है, जिसको आप एक्स वाई पॉइंट कहेंगे। लेकिन इन पॉइंटों को अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे हम करते हैं वो समझिए। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर आपको पता है कि ओरिजिन के पॉइंट आप जानते हैं 0 0 होते हैं। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हम इनिशियल लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं, इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन या इसको थीटा इक्वल टू जीरो लाइन भी कहते हैं, थीटा इक्वल टू जीरो लाइन। वाई एक्सिस, क्योंकि थीटा ऐसे स्टार्ट होता है और ऐसे जाएगा, तो थीटा इक्वल टू जो वाई वाई एक्सिस है यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है, इसलिए इसको थीटा इक्वल टू पाई बाई टू लाइन भी कहा जाता है। ऐसे ही जब थीटा यहाँ पर आएगा तो ये थीटा इक्वल टू पाई लाइन हो जाएगी। ऐसे ही जब यहाँ पर आएगा तो थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई टू लाइन होगी।
है ना। और ऐसे ही जब वापस यहाँ पे आएगा तो एक पूरा राउंड हो जाएगा, थीटा ऐसे स्टार्ट होगा और ऐसे चलते चलते एंटी क्लॉकवाइज पूरा एक राउंड लेगा तो 0 से 2 पाई हो जाता है। तो ये थीटा की लिमिट होती है। तो थीटा पता लग गया, है ना। अब आर थीटा को हम देखते हैं, अगर ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट किसी कर्व के लिए है, मान लो ये कर्व है, ये पी पॉइंट उस कर्व के लिए है, तो इस पॉइंट को हमें आर थीटा में बदलना है। तो आर थीटा में बदलने के लिए हमें एक तो चाहिए एंगल और एक चाहिए आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू कैसे डिफाइन करते वो समझो। हम क्या करेंगे, यहां पर ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर पी तक हम एक लाइन डालेंगे और ओ से लेकर पी तक जो लाइन डालेंगे उसकी डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, अगर ओपी की डिस्टेंस आप फाइंड करें तो ये होगी अंडर रूट एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम नाम देंगे रेडियस वेक्टर आर का। तो जो ओपी डिस्टेंस है वास्तव में ये आर होगा, और आर की वैल्यू होगी आपकी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस होगी। अब हमने मान लिया जो ओपी लाइन हमारी है ये एक्स एक्सिस से कोई एंगल थीटा बनाती है, ये एक्स एक्सिस से कोई एंगल क्या बनाती है, थीटा बनाती है। तो ये बन जाएगा आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये उसका होगा बेस, ये इसका बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये इसके लिए हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, जिसको हिंदी में कहेंगे ये हो जाएगा इसका आधार, ये हो जाएगा इसका लंब, और ये हो जाएगा इसका विकर्ण या कर्ण, जो भी आप समझे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, मतलब बेस की वैल्यू निकालनी है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, हमें कोस थीटा का फॉर्मूला लगाना होता है। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू है x, ठीक है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू है r। तो इससे x की वैल्यू आपको मिल जाती है r कोस थीटा। ऐसे इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको ये y निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो फॉर्मूला लगता है साइन थीटा का। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है y और हाइपोटेनियस की वैल्यू है r, इससे y की वैल्यू निकल जाती है r साइन थीटा, ठीक है। यानी कि अगर आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्जन करना है तो सिंपल सी बात है, ठीक है, हमें पुट करना होता है इंटीग्रेशन में, x को तो रखना होता है r कोस थीटा, ठीक है, और y को रखना होता है r साइन थीटा, और साथ ही साथ में जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी, क्योंकि आर की वैल्यू अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई को आर थीटा में कन्वर्ट करना है तो आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। फिर यहां पर अगर आपको एक्स को आपने ये रख दिया, वाई को आपने रख दिया, डी एक्स डी वाई को क्या रखेंगे। नाउ हमें रखनी निकालनी है डी एक्स डी वाई की वैल्यू। डी एक्स डी वाई का मतलब है कि इन एक्स वाई का चेंज विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा, इन एक्स वाई का चेंज विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा, जो कि जैकोबियन बनाएगा, और आर के लिए हो जाता है डी आर और थीटा के लिए हो जाता है डी थीटा। आर के लिए डी आर और थीटा के लिए डी थीटा, क्योंकि चेंज हमें एक्स और वाई में अगर लाना है तो आर थीटा में तो जरूर आएगा। तो आर के लिए डी आर और थीटा के लिए डी थीटा, लेकिन यहां पर एक्स वाई का चेंज दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आर और थीटा। जब दो डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो मैंने आपको यूनिट 3 में पढ़ाया था, जैकोबियन बनता है। और जैकोबियन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो चेंज ऑफ वेरिएबल में ही होता है। जब चेंज ऑफ वेरिएबल में हम एक्स वाई को किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें जैकोबियन लेना होता है एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। तो ये जो जैकोबियन है ना, ये वास्तव में आपका होगा जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा, ठीक है, और डी आर डी थीटा। और अगर आप ये जैकोबियन निकालते हैं तो उसको रफली आप निकाल लीजिएगा। जैकोबियन अगर आप एक्स वाई का निकालते हैं, वैसे मैंने निकलवा रखा है पहले, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। तो एक्स से बनेगी पहली रो डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, है ना। वाई से बनेगी दूसरी रो डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। इसमें जो है हम सबकी वैल्यू रख देंगे, है ना। यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल आर, एक्स का आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कोस थीटा, फिर x का थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, जो कि माइनस आर साइन थीटा बनेगा, ठीक है। y का r के रेस्पेक्ट में करेंगे साइन थीटा,
और y का थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r cos थीटा। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व जैसे करते हैं ऐसे सॉल्व कर देंगे, तो r cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा r cos स्क्वायर थीटा, एक बीच में माइनस होता है, एक माइनस यहां से मिलेगा तो प्लस होगा r sin स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से r तो आ जाएगा कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है ये 1 होती है, यानी कि जो जैकोबियन हमारा आएगा वो r वैल्यू देगा। दिस इंप्लाइज आपको dx dy को क्या रखना है, r dr d थीटा रखना है। ठीक है, x को रखना है r cos थीटा, y को रखना है r sin थीटा, और dx dy को रखना है आपको r dr d थीटा। तो ये जो इंटीग्रेशन है क्या बन जाएगा, देयरफॉर डबल इंटीग्रेशन आपका जो x y की फॉर्म में है ये r थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन ये आपका बनेगा f ऑफ x की जगह पे r cos थीटा रखना है, y की जगह पर r sin थीटा रखना है, और dx dy की वैल्यू याद रखिएगा, dx dy की वैल्यू हमेशा चलेगी r dr d थीटा। अब बात करते हैं आप थीटा और r की लिमिट की। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, थीटा चलता है यहां से ऐसे चलेगा, थीटा चलता है यहां से ऐसे चलेगा, जितने पोर्शन में कर्व बनेगा उसी के हिसाब से थीटा को आपको देखना होगा, निकालना होगा। दूसरा, आर की लिमिट निकालते हैं वेरिएबल फॉर्म में। ठीक है, थीटा की लिमिट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जो कि किसी थीटा 1 से थीटा 2 तक वेरी करेगी, है ना। फिर हमें निकालनी होती है आर की लिमिट। आर की लिमिट निकालने के लिए सिंपल सी बात है, आर हमारा रेडियस वेक्टर होता है, आर इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। तो हमें जो स्ट्रिप डालनी होती है, जैसे आपने डबल इंटीग्रल एक्स वाई में सीखा था कि एक लिमिट होती है कांस्टेंट, एक लिमिट होती है वेरिएबल। तो यहाँ पर फिक्स है, थीटा ही कांस्टेंट रहेगा, इसलिए थीटा की लिमिट कांस्टेंट रखनी होगी हर क्वेश्चन में। एक ही केस है यहाँ पे, बस थीटा की लिमिट हमेशा कांस्टेंट होगी तो थीटा की लिमिट कांस्टेंट रखेंगे। आर की लिमिट को वेरिएबल लाने के लिए उसी के पैरेलल स्ट्रिप डलेगी, और आर के पैरेलल यानी कि आर होता है रेडियस वेक्टर। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो यहाँ पर स्ट्रिप डलेगी वो आपकी आर के अलोंग ही डलेगी, इस तरीके से स्ट्रिप डलेगी रीजन में, इस तरीके से स्ट्रिप डलेगी, जैसे आर होता है उसी की फॉर्म में स्ट्रिप डलेगी। तो स्ट्रिप जहां से स्टार्ट होती है वहां से लोअर वैल्यू मिलती है, लोअर लिमिट मिलती है। स्ट्रिप जहां पे कर्व पर खत्म होगी उस कर्व से आर की जो वैल्यू आएगी वो अपर वैल्यू होगी। तो थीटा की लिमिट तो आपको कर्व को देखना है कहां से कहां तक वेरी हुआ है, थीटा की लिमिट तो हमेशा कांस्टेंट होती है। आर के लिए आप हमेशा वेरिएबल फॉर्म में निकालेंगे लिमिट, और आर की लिमिट स्ट्रिप डाल के निकलते, स्ट्रिप डलती है आर के अलोंग, जैसा रेडियस वेक्टर आर था उसी के अलोंग स्ट्रिप डलेगी, इस फॉर्म में जिस फॉर्म में मैंने बताई है इस कलर से। ठीक है, तो आर की वैल्यू जहां से स्टार्ट होगी, ठीक है, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा स्ट्रिप का, जहां पे खत्म होगी वो कर्व होगा, वहां से आपको आर की अपर लिमिट मिलेगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को F1 थीटा की फॉर्म में चलेगा, ये F2 थीटा की फॉर्म में चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे के पूरे डबल इंटीग्रल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं आर और थीटा की फॉर्म में, और उसको फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये तो हो गया डबल इंटीग्रल को चेंज करने का तरीका, कार्टेशियन को पोलर में चेंज करने का तरीका। अब लेते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो पहला एग्जांपल लेते हैं कि इवेल्युएट दिस इंटीग्रल बाय चेंजिंग इनटू पोलर फॉर्म। जो आपने चेंज ऑफ ऑर्डर में पढ़ी थी, दो स्टेप तो बिल्कुल सेम है, पहले लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को लिखना और फिर उन लिमिट्स को ड्रा करना। तो पहले यहां पर देखते हैं कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या दी है। ये dx है तो पहली लिमिट x की होगी, फिर ये dy है तो दूसरी लिमिट y की होगी। यानी कि जो आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पर गिवन है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन गिवन है, y की लिमिट 0 से स्टार्ट होकर के y इक्वल टू 2 तक जाएगी, और x की लिमिट 0 से स्टार्ट होकर के x इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर तक जाएगी। और अगर आप इसको सॉल्व करते होल स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 आएगी। और ये भी मैंने बताया था आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में कि अगर x 0 और y 0 से स्टार्ट होता है तो रीजन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनता है। ठीक है, और ये क्या बनेगा, आपका एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर होगा ओरिजिन और रेडियस होगी इसकी 2, रेडियस 2 लेकर के सर्कल बनाना है। लेकिन चूंकि x 0 से स्टार्ट हुआ, y 0 से स्टार्ट हुआ, तो इस सर्कल का केवल ये पोर्शन मुझे चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बनेगा। तो इसलिए पूरा सर्कल नहीं बनाऊंगा, केवल वही पोर्शन बनाऊंगा जो कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल से बनेगा, ये वाला पोर्शन। सेंटर है इस सर्कल का ओरिजिन, रेडियस है इसकी 2, तो ये पॉइंट होगा 2 0, ये पॉइंट होगा बी जो कि 0 2 होगा।
तो ये आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बनेगा जिसमें आपको कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले गिवन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को लिखना होता है, दूसरे स्टेप में लिमिट्स के अकॉर्डिंग आपको रीजन को देखना होता है कि रीजन क्या बनेगा। अब हम चलते हैं कार्टेशियन को पोलर में बदलेंगे। कार्टेशियन को पोलर में बदलने के लिए हमें यहां पर पुट करना पड़ेगा जो आपको मैंने जस्ट पहले बताया था। एक्स को रखना होता है आर कोस थीटा, वाई को रखना होता है आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रखना होता है आर स्क्वायर, और साथ ही साथ में dx dy की वैल्यू हमने निकाली थी जैकोबियन ऑफ डी आर डी थीटा से, जो आई थी आर डी आर डी थीटा। ये सारा सब्स्टिट्यूशन करना होता है इन इक्वेशन 1 में। वी गेट, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको जो इंटीग्रेशन है 0 से 2, 0 से √4 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका डी एक्स डी वाई, ये आपको मिलेगा डबल इंटीग्रल। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी आर डी थीटा। यानी कि अब हमें लिमिट निकालनी है किस किस की, आर की और थीटा की। आपको देखना है कि ये जो रीजन हमारा बना है ये कौन से क्वाड्रेंट में है और इसमें थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। ये मैंने बताया था थीटा हमेशा यहां से स्टार्ट होता है, तो थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे गया और ऐसे जाकर के कहां तक पहुंचा, वाई एक्सिस तक पहुंचा, और वाई एक्सिस पर थीटा की वैल्यू होती है π/2। यानी कि जो इस फिगर के लिए थीटा का वेरिएशन होगा वो 0 से स्टार्ट होकर के कहां तक जाएगा, π/2 तक जाएगा। यानी कि हमें थीटा की लिमिट फाइंड हो गई, और थीटा की लिमिट यहां पर होगी 0 से लेकर के π/2। एक लिमिट हमेशा कांस्टेंट होती है जो कि मैंने कांस्टेंट निकाल ली। दूसरी लिमिट होती है वेरिएबल फॉर्म में, और वो लिमिट है आर की। आर की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में निकालनी है तो आर के ही अलोंग स्ट्रिप डालनी पड़ेगी रीजन में। ये मैंने आर के अलोंग स्ट्रिप डाली रीजन में। स्ट्रिप स्टार्ट हुई है ओरिजिन से, ओरिजिन पर तो आर और थीटा 0 ही रहते हैं। खत्म हुई है सर्कल पर, सर्कल की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको आर की फॉर्म में लाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दो आर स्क्वायर इक्वल टू 4, और आर की वैल्यू आएगी +-2। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं हम हमेशा। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो इसका मतलब ये आर की जो वैल्यू है आर इक्वल टू 2 तक जाएगी। ठीक है, तो स्टेप स्टार्ट हुई है कहां से, पोल से, और हमेशा पोल से स्टार्ट करनी है याद रखना, और खत्म हुई है आर के अलोंग, रेडियस वेक्टर के अलोंग डाला है, खत्म हुई है सर्कल पर। सर्कल को हमने आर और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आर की वैल्यू +-2 आएगी, पॉजिटिव क्वाड्रेंट के लिए आर की वैल्यू 2 आएगी, यानी कि आर की लिमिट आपको पता लग गई 0 से लेकर 2। तो चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक आपके अप्लाई हो गई। इंटीग्रेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया आर और थीटा में, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब आर के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा तो थीटा की लिमिट कांस्टेंट का काम करेगी, इधर डी थीटा कांस्टेंट का काम करेगा, और इसको लिख लेता हूं ब्रैकेट में, आर की लिमिट 0 से 2 आर की पावर 3 डी आर। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन को अगर हम करें तो थीटा की लिमिट तो एज ए कांस्टेंट बाहर रहेगी 0 से π/2, इधर डी थीटा बाहर रहेगा, आर की पावर 3 का इंटीग्रेशन आर की पावर 4/4, और लिमिट होगी 0 से 2। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा थीटा की लिमिट 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2 की पावर 4/4, 2 की पावर 4, 2 4 8 16/4 मिलेगा। ठीक है, और -0, और ये टी थीटा मिलेगा। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो इज इक्वल टू में 16/4 का मतलब होगा 4 बाहर आ जाएगा, 0 से π/2, और यहां से आपको मिलेगा 1 का इंटीग्रेशन। अब 1 का इंटीग्रेशन होता है थीटा, थीटा की लिमिट 0 से π/2, और यहां पर आप जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू सॉल्व करके मिलेगा 2π। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है, इस इंटीग्रेशन की आपकी वैल्यू हो जाएगी 2π। तो इस तरीके से चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक हम लगा सकते हैं कार्टेशियन को पोलर में बदलने के लिए।
दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है बाय चेंजिंग इनटू पोलर फॉर्म, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो यानी कि आपको देखना होगा, अगर यहाँ पर dy लिखा है तो ये लिमिट तो है y की, dx लिखा है तो ये लिमिट है x की। तो हेयर द गिवन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, x की लिमिट 0 से स्टार्ट हुई है और x की लिमिट 2 तक गई है। y की लिमिट भी 0 से स्टार्ट हुई है और कहां तक गई है, y इक्वल टू अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर तक गई है। और अगर इसको हम बोथ साइड होल स्क्वायर कर दे तो ये आपको मिलेगा सॉल्व करके वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर ले आएंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और चूंकि ये सर्कल बनाएगा तो सर्कल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर। एच के होते हैं सेंटर, आर होती है रेडियस। इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या इसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस वाई स्क्वायर जो है इसमें हमने 1 को ऐड करना है और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 1 को इधर लेना है 1 को उधर ऐड करना है, दोनों तरफ ऐड कर देंगे 1 को। तो 1 को ऐड करने पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन में 1 ऐड कर देंगे, इससे आपको मिलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि एक सर्कल की फॉर्म है। इसका सेंटर होगा 1 कोमा 0, h के सेंटर होता है ना, तो 1 और कोमा 0 ये इसका सेंटर है और 1 होगी इसकी रेडियस। यानी कि ये जो सर्कल आप बनाएंगे इसमें 1 0 को तो रखेंगे सेंटर और 1 को रखेंगे रेडियस। यहां पे लिख सकते हैं डेट इज सर्कल विद सेंटर 0 सॉरी 1 0 विद सेंटर 1 कोमा 0 एंड रेडियस 1 तो एक आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है क्योंकि x भी 0 से स्टार्ट हुआ है, y भी 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया कि x यहां से स्टार्ट हुआ है 0 से और कहां तक गया 2 तक, तो ये मैंने 2 ले लिया यहाँ पर, 2,0 पॉइंट, ओके। और एक सेंटर बनाना है आपको 1 0 1 0 यहाँ पे सेंटर होगा, 0 0 2 0 के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे पॉइंट बनेगा 1,0 जो कि सेंटर बनेगा। सेंटर बना 1 0, 1 को रेडियस लेना है, 1 को रेडियस लेंगे तो ये सर्कल आपका बनेगा कुछ इस तरीके से। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, x 0 y 0 से स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आधा सर्कल बनेगा। 1 0 इसका सेंटर है और 1 इसकी रेडियस है, तो 1 होगा ये डिस्टेंस और 1 ही आगे चली जाएगी तो 2 0 हो जाएगा। और ये आपको क्वेश्चन में पता भी है कि जो x का वेरिएशन है वो 0 से स्टार्ट होकर के कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा जो कि आधा सर्कल बना है। अब हमें पुट करना है इसमें x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर और साथ ही साथ में dx dy को r dr d थीटा। ऐसा करने से आपको कितना मिलेगा, ऐसा करने से हमें जो मिलेगा इंटीग्रेशन आपको दिया था 0 से लेकर 2 और ये दिया था 0 से लेकर अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर और अंदर दिया है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये आपका है dy dx। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको x की जगह पे रखना पड़ेगा r cos थीटा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रखना पड़ेगा आर स्क्वायर और dy dx की वैल्यू होती है r dr d थीटा। यानी कि अब हमें दो लिमिट चाहिए, एक तो r की और एक थीटा की। थीटा देखो आप कहां से स्टार्ट होगा, थीटा यहां से स्टार्ट होगा 0 और जाएगा कहां तक, यहां से स्टार्ट होके ऐसे जाएगा क्योंकि सर्कल यहां पर आपका मिला हुआ है इस तरीके से, y एक्सिस से टच है तो यहां तक आपका ये कर्व जाएगा इस तरीके से। और थीटा यानी कि 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, y एक्सिस मतलब थीटा इक्वल टू π/2 तक जाएगा। कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आधे सर्कल को देख करके कि थीटा जो है 0 से लेकर पाई तक जाएगा, नहीं, थीटा यहां से स्टार्ट नहीं होना, थीटा यहां से स्टार्ट होना है, ऐसे यहां से चला और ऐसे जाते जाते थीटा इक्वल टू यहां तक जाएगा, y एक्सिस तक जाएगा और y एक्सिस पर थीटा की वैल्यू π/2 होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिमिट फाइंड हो गई। थीटा आपका हमेशा 0 से π/2 जाएगा इस फॉर्म में।
अब मुझे आर की लिमिट चाहिए। आर की लिमिट के लिए मुझे आर रेडियस वेक्टर के अलोंग एक स्ट्रिप डालनी पड़ेगी और वो स्ट्रिप कुछ ऐसे डलेगी। ये स्ट्रिप कुछ ऐसे डलेगी भाई आर के अलोंग। तो स्ट्रिप स्टार्ट हुई है पोल से यानी कि r इक्वल टू 0, खत्म हुई है सर्कल पर। सर्कल की वैल्यू, अगर सर्कल की वैल्यू को देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 2x बनेगा यहाँ से। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक तरफ और 2x इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रखना है आर स्क्वायर और 2 इंटू एक्स की जगह पे रखना है आर कोस थीटा। एक आर से एक आर कट जाएगा तो आर की वैल्यू आएगी 2 कोस थीटा। ठीक है, तो ये हमारी जो है आर की वैल्यू होगी, यानी कि आर की जो लिमिट है वो 0 से स्टार्ट होकर के 2 कोस थीटा तक जाएगी, जो कि को आर इक्वल टू 2 कोस थीटा सर्कल की पोलर फॉर्म है। इस सर्कल की कैसी फॉर्म है? पोलर फॉर्म है। तो आर की लिमिट हमारी वेरी करेगी 0 से स्टार्ट होकर के 2 कोस थीटा तक। अंडर रूट से आर स्क्वायर बाहर लेंगे तो आर बचेगा, यानी कि ये वाला आर इससे कट जाएगा और बाकी जो बचेगा वहां पर उसमें थीटा हमारा कांस्टेंट का काम करेगा, कोस थीटा कांस्टेंट का काम करेगा और डी थीटा कांस्टेंट का काम करेगा। और जो बाकी बचेगा वो हमारा होगा आर वाली टर्म। यहाँ पे डी आर बचा, यहाँ पे एक आर बचा। आर की लिमिट बची 0 से लेकर के 2 कोस थीटा। ठीक है, तो आर की लिमिट 0 से 2 कोस थीटा और आर डी आर कोस थीटा एज ए कांस्टेंट बाहर। आर के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा की लिमिट 0 से पाई बाई 2 कोस थीटा और आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 से 2 कोस थीटा डी थीटा। इसमें अगर लिमिट आप रखेंगे तो थीटा की लिमिट 0 से पाई बाई 2, एक कोस थीटा पहले से बाहर है और आर की जगह पे रखना है 2 कोस थीटा, तो ये बन जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, 4 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और माइनस 0 डी थीटा। और इसको अगर सिंप्लीफाई आप कर दे, इसको सिंप्लीफाई करके मिलेगा 2 से 2 कट जाएगा, एक 2 बाहर आएगा और लिमिट बचेगी 0 से पाई बाई 2 और यहां पर आपका बचेगा कोस की पावर 3 थीटा और डी थीटा। ये बचेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बचा है जो कि ये है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो कोस 3 थीटा के फॉर्मूले से कोस की पावर 3 थीटा की वैल्यू निकाले और इंटीग्रेशन करें, या दूसरा तरीका और है आपके पास जो कि आपने बीटा गामा में पढ़ा होगा। बीटा गामा में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और वो फॉर्मूला ये था कि अगर लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो, कोस की पावर m थीटा हो, साइन की पावर n थीटा हो और डी थीटा हो, तो ये फॉर्मूला होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 और अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला हमारा होता है m प्लस n प्लस 1/2। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर लगा लेते हैं गामा m प्लस n प्लस 2/2 होता है शायद, m प्लस n प्लस 2/2। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। बीटा गामा में आपने इसको यूज किया होगा, है ना? हाँ, 1/2 गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो ये m प्लस n प्लस 2/2 ये फॉर्मूला हमने यूज किया था बीटा गामा में भी, लेकिन इसकी कंडीशन है कि जब लिमिट 0 से पाई बाई 2 होती है तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, यानी कि इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। और इस फॉर्म में अगर लिखे तो ये आपको मिलेगा 2 बाहर और 0 से पाई बाई 2 और कोस की पावर में 3 थीटा, साइन है नहीं तो साइन की पावर 0 ले लेता हूं और डी थीटा। m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 0 डाल दो। m की वैल्यू 3 यानी कि 3 प्लस 1/2, n की वैल्यू 0 यानी कि 0 प्लस 1/2 और अपोन में गामा, अपोन में 2 गामा 3 प्लस 0 प्लस 2/2। ऐसा करने से ये वाला 2 इस वाले 2 से कट जाएगा जो पहले से ही बाहर चल रहा था, है ना? और यहां से आपको मिलेगा ऊपर से गामा 4/2 यानी कि गामा 2, यहाँ पे गामा हाफ
और यहाँ पर आपको मिलेगा 3+2 यानी कि 5/2 गामा में। अब इसको अगर सॉल्व करें तो गामा 2 बनेगा फैक्टोरियल 1, गामा हाफ की वैल्यू आप जानते हैं √पाई, और गामा 5/2 की ट्रिक बता रखी है, 2 कम करके स्टार्ट करना है ना। डिरिचलेट इंटीग्रल में बताया था 3/2 1/2 √पाई है ना। तो √पाई से √पाई हमारा कैंसिल आउट होगा और ये सॉल्व करके मिलेगा आपको 4/3, जो कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ टेक्निक को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसमें कि आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, और आल्सो ये भी प्रूफ करके दिखाना है। ये क्वेश्चन 2020 के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पहले हमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को लिखना है। dx पहले लिखा है तो ये x की लिमिट, फिर dy लिखा है तो ये y की लिमिट, यानी कि जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है y की लिमिट 0 से इन्फिनिटी और x की लिमिट आपकी 0 से इन्फिनिटी, ये आपको गिवन है। इन लिमिट्स को अगर ड्रॉ करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी यानी कि पूरा यही वाला रीजन बन जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सारा रीजन बनेगा। ये ओपन रीजन है, ओपन रीजन है तो ये अनबाउंडेड रीजन है। x भी कहां तक गया है? इन्फिनिटी तक। y भी कहां तक गया है? इन्फिनिटी तक। ठीक है, जब इसको आप कन्वर्ट करोगे, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को r स्क्वायर, dx dy को r dr d थीटा, तो ये आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, a की पावर माइनस आर स्क्वायर और dx dy की वैल्यू होगी r dr d थीटा। अब हमें r और थीटा की लिमिट चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा कवर हुआ है तो थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहां तक? थीटा इक्वल टू π/2 तक। तो थीटा की लिमिट होगी 0 से π/2, जो कि हमेशा कांस्टेंट फॉर्म में आएगी। आर की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में लाने के लिए आर के पैरेलल स्ट्रिप डलेगी। स्ट्रिप स्टार्ट होगी आर इक्वल टू 0 से, ऊपर अनबाउंडेड रीजन है, ओपन रीजन है तो इन्फिनिटी तक आर जाएगा, तो आर की अपर लिमिट होगी इन्फिनिटी। तो आर जो है वो 0 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाएगा। इस तरीके से वेरिएबल चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमें इसको आर के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है। आर के रेस्पेक्ट में अगर सॉल्व करेंगे तो थीटा की लिमिट कांस्टेंट होगी, डी थीटा कांस्टेंट होगा। यहां पर आपको मिलेगा आर की लिमिट 0 से इन्फिनिटी, ए की पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। अब इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना होगा। ठीक है, इसमें हमें आर स्क्वायर को टी मानना पड़ेगा। अगर इसमें आर स्क्वायर को टी माने तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, पुट करना पड़ेगा इसमें आर स्क्वायर की जगह पर टी, तो इससे आपको वैल्यू मिलेगी 2r dr की, जो कि dt होगी। 2r dr की वैल्यू dt होगी। ठीक है, लिमिट चेंज करो, जब इसमें r 0 रखोगे तो t 0 आएगा, जब r को इन्फिनिटी रखोगे तो t इन्फिनिटी आएगा। यानी कि जो लिमिट है, थीटा की लिमिट बाहर रहेगी 0 से π/2, और यहां पर t की लिमिट भी कहां से कहां तक जाएगी? 0 से इन्फिनिटी ही जाएगी। e की पावर माइनस आर स्क्वायर तो बन जाएगा e की पावर माइनस टी, और आर डी आर बन जाएगा dt अपॉन 2। आर डी आर बनेगा dt अपॉन 2, जिसमें कि 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूं एज ए कांस्टेंट। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब हम इसमें e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन करेंगे। यहां पर अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो 1/2 बाहर है, और 0 से π/2 लिमिट जो है वो भी बाहर रहेगी। e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी अपॉन -1 होता है, और इसकी लिमिट होगी 0 से इन्फिनिटी, और बाहर चलेगा डी थीटा। 1/2 बाहर रहेगा, 0 से π/2 लिमिट बाहर रहेगी। ठीक है, इसमें अपर लिमिट t की जगह पे इन्फिनिटी डालेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन -1, फिर माइनस करके लोअर लिमिट t की जगह पे 0 डालेंगे तो 1/-1। e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी आपका 0 होता है। ये टर्म सारी 0 हो जाएगी, और ये -1 और माइनस मिलकर के +1 बनेगा। यानी कि फाइनली आपको कितना मिलेगा? 1/2 थीटा इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, सॉरी 0 से π/2 और 1 डी थीटा मिलेगा। जिसमें 1 का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन होता है थीटा की लिमिट 0 से π/2, और इसमें आप 1/2
π/2 -0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और सॉल्व करके आएगा π/4। यानी कि जो आपका ये इंटीग्रेशन था, दिस इंप्लाइज, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि जो आपका इंटीग्रेशन था 0 से इन्फिनिटी और 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये डी एक्स डी वाई, इसकी वैल्यू हमारी आ गई π/4। इसको कोई इक्वेशन का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक से हमने क्वेश्चन को आर थीटा में बदला और सॉल्व कर दिया उसको सिंपली, तो आपको एक इंटीग्रेशन की वैल्यू तो मिल गई। उसने ये भी कहा था कि हैंस शो दैट दिस वैल्यू, इसको शो करने के लिए अब मैं लेट कर लेता हूं कैपिटल आई को 0 से इन्फिनिटी एक्स की लिमिट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये मैंने कैपिटल आई को लेट किया जो कि इंटीग्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड है। और ये भी आपको प्रॉपर्टी पता है कि आप इंटीग्रेशन को x में लिखो या y में लिखो, दोनों से वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रेशन की सेम आती है। तो सेम इंटीग्रेशन को मैंने y की फॉर्म में लिख दिया, y की लिमिट 0 से इन्फिनिटी, x की जगह पे y कर दिया। क्यों किया? क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर a से b इंटीग्रेशन है तो चाहे आप उसको x वेरिएबल लेके चेंज करो या चाहे आप उसको y वेरिएबल लेके चेंज करो, सॉरी सॉल्व करो, तो दोनों से वैल्यू सेम आती है, इसलिए मैंने सेम इंटीग्रेशन को y की फॉर्म में लिखा। अब इसको डालेंगे इक्वेशन 2 और इसको डालेंगे 3, 2 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 एंड 3। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा आई और आई जो कि आई स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों में लिमिट सेम है, तो एक बार तो हो जाएगा x इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और एक बार हो जाएगा y इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, दोनों लिमिट हो जाएगी। और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और e की पावर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स डी वाई आपका ये बनेगा, या डी वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसमें से अगर सॉल्व करके लिखे तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, क्योंकि पावर ऐड हो जाएगी, तो उसको मैं ऐड करके लिख देता हूं डायरेक्ट, इसको मैं ऐड करके लिख देता हूं। इससे आपको मिलेगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई डी एक्स। पावर्स को ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू होगी π/4 फ्रॉम इक्वेशन 2। यानी कि यहां से जो आपको i इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू मिली है वो है π/4, तो i की वैल्यू आपकी होगी √π/2। i की वैल्यू जो जिसको आपने i माना था इक्वेशन 2 में वो रख दो। i था आपका किसके बराबर? 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx के बराबर, और हमने प्रूफ किया है इसको √π/2। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यही आपको प्रूफ करना था, √π/2। तो ये तीन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए जिसमें कि हम एक्स वाई को आर थीटा में बदलते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि कार्टेशियन को पोलर में बदल के कर ही नहीं सकते क्योंकि उसमें कुछ रीजन ही ऐसा दिया होता है। तो दूसरा टाइप का जो चेंज ऑफ वेरिएबल में क्वेश्चन होता है वो होता है इस फॉर्म में। जैसे मैं आपको रूल बताऊंगा, फिर इसका एक एग्जांपल कराऊंगा, एक आपको होमवर्क में दूंगा। मान लो आपको ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है fx y dx dy, और रीजन आपको दिया है कैपिटल R, और यहाँ पे जो रीजन दिया है वो लाइनों से बाउंड हो। उसके लिए आपको 3 लाइन 4 लाइन कितनी भी लाइन दी जा सकती है। तो वही लिखा मैंने, वेयर आर इज द बाउंडेड बाय द लाइंस। लाइंस बनेगा, हमेशा लाइन होगा तभी एक कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। जब भी लाइन की फॉर्म में आपको रीजन दिया होगा जिसमें इंटीग्रेशन करना है, तब आपको ये वाला मेथड लगाना है, यूवी वाला। कन्वर्जन करते हैं हम यूवी में, लाइन दिया है तो। ठीक है, तो यहां पर आपको जो है मान लो कंडीशन ऐसे दी है कि पहली लाइन दी है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ठीक है, और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये आपको जो है पहली लाइन दी है, सॉरी पहली कंडीशन दी है कि यहां पर जो एक लाइन है उसकी वैल्यू c1 है और जो दूसरी लाइन है उसकी वैल्यू a1x प्लस b1y की वैल्यू c2 है। दो लाइन ये दे दी मान लो आपको। फिर ऐसे ही दो लाइन और दे दी कि
चार लाइनों से मिलकर रीजन बनेगा। दो लाइन और दे दी, जैसे कि a2x प्लस बी टू वाई इक्वल टू d1 और a2x प्लस बी टू वाई इक्वल टू d2। तो इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है और रीजन आर आपका लाइनों से मिलके बना हो। जब भी रीजन आपका लाइनों से मिलके बना होगा तो आप उसको यूवी में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। और यूवी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहां से आपको ये लेफ्ट हैंड साइड जो मिली है a1x प्लस बी वन वाई, a1x प्लस बी वन वाई, इसको हम मान लेते हैं u के बराबर। इसको हम किसके बराबर मानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो ऊपर की दो लाइनों की है उसको हम u के बराबर मान लेंगे। u इक्वल टू आएगा a1x प्लस बी वन वाई। ऐसे ही दूसरे में देखो a2x प्लस बी टू वाई की वैल्यू, a2x प्लस बी टू वाई की वैल्यू है तो इसको हम मान लेते हैं a2x प्लस बी टू वाई को v। इक्वेशन 1 2 बन जाएगी। तो जब भी लाइनों से आपका रीजन बना हो तो पहले दो लाइनों को देखते हुए u मानना है, दूसरी दो लाइनों को देखते हुए v मानना है, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए। तो इक्वेशन 1 2 बनेगी। सिंपल सी बात है, लीनियर इक्वेशन है x और y में, तो उनको सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं u और v की फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। इन दोनों को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। और x और y की वैल्यू सिंपल सी बात है, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में u और v वेरिएबल है तो u v की फॉर्म में आएगी। तो हमने मान लिया कि x और y की वैल्यू जो आई है वो आई है phi 1 uv, uv की फॉर्म में phi 1 फंक्शन बना, और y की वैल्यू आई है phi 2 uv। यानी कि हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में x की वैल्यू तो रखेंगे ये phi 1 uv और y की वैल्यू रखेंगे phi 2 uv। इससे हमारा जो xy है वो uv में कन्वर्ट हो जाएगा। और चूंकि आपको पता है कि dx dy की भी जरूरत पड़ेगी हमें, है ना, dx dy को भी तो निकालना है। dx dy जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि dx dy का मतलब है एक्स वाई का चेंज विद रिस्पेक्ट टू uv। तो सिंपल सी बात है, जैकोबियन बनेगा। और u में चेंज होता है du और v में चेंज होता है dv। तो जैकोबियन इंटू du dv, ये होती है dx dy की वैल्यू। और जैकोबियन आपको निकालना आता है, आपको जैकोबियन निकालना है डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई का विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू वी। इससे आपको जैकोबियन की वैल्यू निकालनी है, इनटू में डी यू डी वी रहेगा। तो अगर हम x की जगह पे ये और y की जगह पे ये और dx dy की जगह पे ये डी यू डी वी रख दे उस इंटीग्रेशन में, तो आपका जो f फंक्शन है वो uv का फंक्शन बन जाएगा, dx dy बन जाएगा जैकोबियन ऑफ डी यू डी वी। तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आपका किस में बदल जाएगा, uv में बदल जाएगा। अब आपको लिमिट भी uv की चाहिए, तो चूंकि आपने इसको u माना था तो u की वैल्यू हो जाएगी c1 से c2। u की वैल्यू होगी c1 से c2। चूंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड को v माना था तो v की वैल्यू होगी d1 से d2। तो ये हमारी लिमिट का काम करेगी, u की वैल्यू c1 से c2 और v की वैल्यू d1 से d2। तो ये आपको चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक तब लगानी है जब आपका जो रीजन है, एरिया है जिसमें इंटीग्रेशन निकालना है, वो लाइनों से मिलके बना हो। अगर लाइनों से मिलके बना है तो आप उसको uv की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन uv की फॉर्म में और dx dy जैकोबियन ऑफ du dv को फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल हमारा है, इसमें आपको इवेल्युएट बाय चेंजिंग द वेरिएबल, चेंजिंग द वेरिएबल टेक्निक लगानी है और इस इंटीग्रेशन को हमें फाइंड करना है, ये जो इंटीग्रेशन लिखा है। और वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाय द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो सिंपल सी बात है, चार लाइनों से मिलके बनेगा। पहली लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, तीसरी लाइन है ये और चौथी लाइन है ये। तो इस बार जो आपको रीजन दिया है वो चार लाइनों से मिलके बना है, तो सिंपल सी बात है, दो लाइन को देखते हुए उसको u मानना है और दो लाइन को देखते हुए v मानना है। यहां पर अगर देखें जो गिवन लाइन से आपकी गिवन लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो हमें x प्लस वाई को क्या मानना पड़ेगा, हमें x प्लस वाई को u मानना पड़ेगा। आगे लाइन है आपकी 2x माइनस 3x माइनस टू वाई इक्वल टू 0 और 3x माइनस टू वाई इक्वल टू 3, तो हमें 3x माइनस टू वाई को v मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं। u की जगह पर हम ले लेते हैं ऊपर की दो लाइनों को देखते हुए x प्लस वाई, जैसे कि रूल में बताया, और v की जगह पर आ जाएगा आपका 3x माइनस टू वाई, जिसको कि हम इक्वेशन 3 और 4 डालेंगे। इससे हमें सॉल्व करना है x और y के लिए, सॉल्विंग 3 एंड 4 फॉर x एंड y। इसको हमें x और y के लिए सॉल्व करना है, वी गेट
अगर x और y के लिए सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी बात है, पहले 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी। 2 की मल्टीप्लाई करके 2u इक्वल टू 2x प्लस 2y बनेगा इक्वेशन 3 से। इसको हम एज इट इज रखते हैं, v इक्वल टू 3x माइनस 2y। यदि ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से 3x प्लस 2x ये 5x आएगा, और यहाँ से आपको मिलेगा 2u प्लस v। और यदि इससे आप निकालते हैं x की वैल्यू, तो इससे x की वैल्यू आएगी 2/5u और प्लस 1/5v। लो जी, x के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन ये करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर निकालना है y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो 3 की मल्टीप्लाई करता हूं, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मिलेगा 3u इक्वल टू 3x और प्लस 3y, और नीचे वाली इक्वेशन से मिलेगा सेम, v इक्वल टू 3x और माइनस 2y। इस बार दोनों को घटाने पर x एलिमिनेट होगा, तो माइनस यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहां से मिलेगा 3u माइनस v, और यहां से मिलेगा आपका 5y। और अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, जो y की वैल्यू होगी आपकी 3/5u माइनस 1/5v। यानी कि अगर आपको चेंज करना है एक्स वाई को यू वी की फॉर्म में, तो आपको एक्स की जगह पे रखना पड़ेगा ये जो मैंने लिखा है 2/5u प्लस 1/5v, और y की जगह पे रखना पड़ेगा 3/5u माइनस 1/5v। ये तो x और y को रखना है। अब हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे dx dy की, ठीक है। और dx dy क्या होता है, जैसे अभी बताया था रूल में आपको, dx dy को निकालने के लिए आपको निकालना होगा जैकोबियन ऑफ du dv। और जैकोबियन का मतलब होता है यू एक्स वाई का जैकोबियन, सॉरी इसको दोबारा लिखता हूं। इसका मतलब होता है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी, और इनटू में आएगा डी यू डी वी। और जैकोबियन का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है। पहले x लेंगे, पहली रो बन जाएगी डेल एक्स अपॉन डेल यू, और डेल एक्स अपॉन डेल वी। और y लेंगे तो दूसरी रो बनेगी डेल वाई अपॉन डेल यू, और डेल वाई अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल वी। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करके वैल्यू रख लेते हैं, और अगर डिफरेंशिएशन करके वैल्यू रखे तो x का u के रेस्पेक्ट में, v कांस्टेंट का काम करेगा 0, तो यहां से मिलेगा u के रेस्पेक्ट में 2/5, ठीक है। x का v के रेस्पेक्ट में 1/5, और यहां पे आपको मिलेगा सॉरी ये dx dy छूट गया, इसको भी लिख ही लेता हूं, du dv इक्वल टू, जैकोबियन को सॉल्व करेंगे, x का u के रेस्पेक्ट में 2/5, v के रेस्पेक्ट में 1/5, y का u के रेस्पेक्ट में 3/5, y का v के रेस्पेक्ट में माइनस 1/5 du dv। अब इस डिटरमिनेंट को अगर सॉल्व करते हैं तो 2/5 मल्टीप्लाई करेगा माइनस 1/5 के साथ, माइनस 3/5 मल्टीप्लाई करेगा 1/5 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस ये आ जाएगा। यहां से मिलेगा -2/25, और यहां से मिलेगा -3/25। इसको सॉल्व करके आया -5/25। 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 आएगा, यानी कि माइनस के 1/5 आएगा, ठीक है। और चूंकि इसको हम लिख सकते हैं -1/5 du dv। और एक बात और ध्यान में रखना, हमें इसकी ना पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चलनी होती है, ठीक है। वैसे निगेटिव में भी अगर सॉल्व कर देंगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये ना मोड होता है, मोड वैल्यू होती है, तो इसको हम हमेशा पॉजिटिव में ही कंसिडर करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये आपका 1/5 du dv होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो लाइन से आपकी इक्वेशन बनी थी, उन लाइंस वाली इक्वेशन को यूज किया, और पहली लाइंस को देखते हुए हमने x प्लस वाई को u माना, और दूसरी लाइन को देखते हुए हमने 3x माइनस 2y को v माना। और इसको अगर सॉल्व करें तो जैकोबियन हमारा जो है वो -1/5 आएगा, लेकिन हम मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो निगेटिव साइन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या ये समझ लो कि जैकोबियन का मोड लेना होता है, तो ये मोड लेंगे तो +5 हो जाएगा। मोड वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे
तो इससे आपकी dx dy की वैल्यू आ जाएगी जो होगी हमारी 1/5 du dv। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। नाउ ये आपको गिवन था, इसको uv में बदलेंगे तो डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, dx dy की वैल्यू होगी 1/5 du dv और x प्लस वाई हमने माना है किसको, u को, या यहाँ पे x की और y की वैल्यू रख दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ करके आपको जो मिलेगा वो u ही मिलेगा, है ना। तो यहां से मिलेगा आपको u स्क्वायर, dx dy की वैल्यू रख दी, u और v की लिमिट चाहिए। u और v की लिमिट निकालने के लिए यहाँ पे देखो, है ना, इसको यहाँ पर आप चेक करो जरा। यदि आप इक्वेशन यूज का 1 का यूज करेंगे फ्रॉम 1, आपने x प्लस वाई को u माना है तो u जो है वो 0 से स्टार्ट होके 2 तक जाएगा। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसको आपने v माना है तो v जो है 0 से स्टार्ट होकर के 3 तक जाएगा। तो ये u और v की लिमिट होगी। क्योंकि du पहले है तो du की लिमिट पहले रख देता हूँ 0 से 2, फिर v की लिमिट है, v की लिमिट बाद में रख देता हूँ 0 से 3। अब इसको सॉल्व करना है 1/5 कांस्टेंट, पहले u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है तो v कांस्टेंट का काम करेगा, इधर dv भी कांस्टेंट का काम करेगा, अंदर बचेगा u की लिमिट 0 से 2 u स्क्वायर du, और u स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको करना है u की पावर 3/3 लिमिट 0 से 2 dv, ठीक है। इससे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपर लिमिट रखनी है, अपर लिमिट होगी 2 की पावर 3 यानी कि 8/3 -0 dv, 8/3 बाहर आ जाएगा तो 8/15 v की वैल्यू 0 से 3 dv, 1 का इंटीग्रेशन v होता है, v की लिमिट 0 से 3, यहां से मिलेगा 8/15 इंटू 3 माइनस 0 एंड दिस विल बी 24/15। इसको आप कह सकते हैं 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 8 ऊपर मिलेगा और 3 से 5 नीचे मिलेगा, फाइनल आंसर आपका आएगा 8/5। तो जब भी आपको लाइंस की फॉर्म में रीजन दिया होगा तो लाइंस की फॉर्म में आप जो है, लाइंस की फॉर्म में जब रीजन दिया होता है तो लाइन की फॉर्म में आपको क्वेश्चन को यूवी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और यूवी की फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें आंसर को फाइंड करना होता है। तो ये हमारे सेकंड टाइप के एग्जांपल्स है। अब चलते हैं होमवर्क असाइनमेंट पर। इसमें ये वाला क्वेश्चन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म की एक पहचान और है, क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्कल की फॉर्म दिखेगी तो वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर लाइन लाइन बने तो लाइन की फॉर्म में आपको जो है यूवी में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि एग्जांपल 2 में आपको कहा है कि इस इंटीग्रेशन को फाइंड करो और सब्स्टिट्यूशन करो u को x प्लस वाई और v को x माइनस 2y, जो जैसे मैंने किया था बिल्कुल सेम तरीके से जाएगा और ये आपका पोलर फॉर्म से ही होना है, ठीक है। इसमें कहा है कि इवैल्यूएट द इंटीग्रल, इंटीग्रल फाइंड करना है बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट वेयर r इज द रीजन इन द प्लेन बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड दिस। अच्छा, इसको थोड़ा हिंट दे देता हूं। इसमें आपको जो रीजन दिया है 2 सर्कल से बाउंडेड दिया है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन सेंटर होगा और सर्कल आपको 2 दिया है। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 जो कि ये होगा, दूसरा सर्कल आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। जब x को r कोस थीटा, y को r साइन थीटा रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को r स्क्वायर रखोगे तो ये r स्क्वायर की वैल्यू 9 आएगी, तो r की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 3, ठीक है। और जब आप इसमें रखोगे नीचे वाले सर्कल में तो r स्क्वायर 4 के बराबर आएगा तो r की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। अब आपको जो है इसको फाइंड करना है, इस रीजन में इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है, इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। पूरा सब्स्टिट्यूशन जब आप करेंगे तो आप सारी वैल्यू रख देंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर, डी एक्स डी वाई का मतलब आर डी आर डी थीटा। आपको लिमिट चाहिए आर की और थीटा की, तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा पोर्शन दोनों से बाउंडेड रीजन जो बनेगा, पहले रीजन बता दो आपको, कंफ्यूज मत होना। इसमें क्वेश्चन में आपको ये कहा है कि जो आपका रीजन है वो एक्स वाई प्लेन में है, बाउंडेड बाय द सर्कल, दोनों सर्कल से जो बाउंडेड पोर्शन होगा वो रीजन बनेगा। तो ये रीजन हमारा बनेगा जिसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूं, ये रीजन बनेगा भैया हमारा दोनों से बाउंडेड, जिसमें ये सर्कल भी आ गया, ऊपर वाला सर्कल भी आ गया, ये शेडेड जो रीजन मैंने बनाया ये आपका रीजन बनेगा, ठीक है।
अब इसमें हमें क्या करना है, आर की लिमिट और थीटा की लिमिट निकालनी है। थीटा तो यहां से स्टार्ट होगा, 0 जाएगा, और पूरे सर्कल का राउंड है, पूरे सर्कल का राउंड है, तो इसका मतलब थीटा 0 से स्टार्ट होकर के 2 पाई तक जाएगा। तो थीटा की लिमिट होगी 0 से लेकर 2 पाई। आर की लिमिट निकालने के लिए स्ट्रिप डालेंगे रीजन में। स्ट्रिप डलती है यहां से, स्ट्रिप कहां से डलती है, स्ट्रिप डलती है यहां से, इस तरीके से ये डलेगी स्ट्रिप आपकी, ठीक है। ये स्ट्रिप होगी हमारी आर के अलोंग, ठीक है, ये स्ट्रिप डलेगी। लेकिन हमें इस पोर्शन को नहीं चाहिए, ठीक है। ये पोर्शन क्यों नहीं चाहिए, ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए। ये पोर्शन इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये रीजन में है ही नहीं, ये वाला पोर्शन हमारा रीजन में है ही नहीं, इसको हटा देंगे। रीजन में है ऊपर वाला पोर्शन, जो कि मैंने ऊपर वाला दिखा दिया, वो ये रीजन में है ही नहीं, इसको हम हटा देंगे। स्ट्रिप यहाँ पे नहीं डलेगी आपकी, ठीक है ना। वो मैंने बताइए क्योंकि हमेशा पोल से स्ट्रिप चलती है, तो स्ट्रिप चलती यहीं से ही है। लेकिन चूंकि ये वाला पोर्शन रीजन में है नहीं, तो स्ट्रिप आपकी केवल ये रखेगी यहाँ से यहाँ तक। और स्ट्रिप स्टार्ट कहाँ से हुई है, ये स्ट्रिप स्टार्ट हुई है आर इक्वल टू 2 से, खत्म हुई है कहाँ पर, आर इक्वल टू 3 पर। तो आर की वैल्यू जो है वो 2 से 3 जाएगी। बस आगे आपको उसको अपने आप इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे होमवर्क एग्जाम्पल हो गए। और आज के इस वीडियो में हमने कवर किया चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक, जिसमें हमने कार्टेशियन को वेरिएबल में और एक्स वाई को यूवी में कन्वर्ट करना सीखा विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन, ठीक है। इसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर के आता हूँ जिसमें मैं आपको ट्रिपल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।